हेलो फ्रेंड्स, दिस इज निहाल, थर्ड ईयर मेडिकल स्टूडेंट एट जीएमसी अयोध्या। तो आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ इम्पल्स। इसके पिछले वीडियो में मैंने आपसे बात किया था, जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं उनके तीन पार्ट्स होते हैं, डेंड्रॉन, साइटोन और एक्सॉन। डेंड्रॉन क्या था, हमारा रिसीविंग पार्ट था, इम्पल्स को रिसीव कर रहा था। साइटोन क्या कर रहा था, उस इम्पल्स को एनालाइज कर रहा था। और जो एक्सॉन क्या था, उस इम्पल्स को ट्रांसमिट कर रहा था, कहाँ, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स की तरफ। ठीक है, तो अभी हम जो भी बात करेंगे आज के टॉपिक्स में, दैट इज जनरेशन एंड द कंडक्शन ऑफ इम्पल्स, वो हमारा किसके अराउंड होगा, एक्सॉन के अराउंड होगा। ठीक है, ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है ये किसका बना हुआ है, ये है एक्सॉन का है। और ये जो मेम्ब्रेन दिख रही है ये क्या है, एक्सोनल मेम्ब्रेन है। ठीक है, और इसको हम लोग एक्सोलेमा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, एक्सोलेमा। जनरली क्या होता है, जो ये एक्सोनल मेम्ब्रेन होता है ये हमारा कुछ आयंस के लिए परमिएबल होता है और कुछ आयंस के लिए इम्परमिएबल होता है। ठीक है, तो अब हम बात करें जो हमारा एक्सोलेमा है, ठीक है, ये क्या होता है, कुछ के लिए परमिएबल होता है और कुछ के लिए क्या होता है, इम्परमिएबल होता है। देखा ये जाता है कि जो हमारा एक्सोलेमा है, जो हमारा एक्सोनल मेम्ब्रेन है, वो पोटेशियम आयन के लिए परमिएबल होता है, जबकि जो सोडियम आयन होता है उसके लिए क्या होता है, इम्परमिएबल होता है। साथ ही साथ जो नेगेटिवली चार्ज जो प्रोटीन्स होते हैं उनके लिए भी क्या होता है, इम्परमिएबल होता है। इसका मतलब कि जो ये मेम्ब्रेन है हमारा, ये क्या होता है, पोटेशियम आयन के लिए क्या होता है, परमिएबल होता है। ठीक है, मतलब अगर पोटेशियम आयन है तो उसके लिए क्या होता है, परमिएबल होता है। ठीक, साथ ही मैंने आपको ये बताया कि जो सोडियम आयन है या हमारे निगेटिवली चार्ज प्रोटीन है, ठीक है, या हमारा सोडियम आयंस हो या हमारा जो निगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स है, इन दोनों के लिए क्या होता है, इम्परमिएबल होता है। इन दोनों के लिए क्या होता है, इम्परमिएबल होता है। ठीक, ओके। तो जब ये हमारा एक्सोनल मेम्ब्रेन पोटेशियम आयन के लिए परमिएबल होता है, मतलब पोटेशियम आयन यहाँ से वहाँ जा सकता है। ठीक है, जबकि सोडियम आयन और जो हमारे नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स हैं वो इस एरिया से इस एरिया में नहीं जा सकते। ये जो एरिया, ये एक सेल के अंदर का है, तो इस एरिया को हम लोग कहते हैं ICF। ICF का मतलब होता है इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। ठीक है, और ये इस सेल्स के, इस न्यूरॉन्स के बाहर का एरिया है ये वाला, तो ये ऊपर का एरिया क्या हो जाएगा, ECF, दैट इज एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। ठीक है, तो जनरली होता क्या है कि जो हमारा पोटेशियम आयंस होते हैं वो परमिएबल होते हैं, लेकिन जो सोडियम आयंस और नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स क्या होते हैं, इम्परमिएबल होते हैं। इसकी वजह से होता है क्या है, इसकी वजह से जो पोटेशियम आयन का जो कंसंट्रेशन है वो क्या होता है कि ICF में, मतलब जो एक्सोनल मेम्ब्रेन्स के जो फ्लूइड्स वगैरह होते हैं, एक्सोप्लाज्म होता है, वहाँ पे पोटेशियम आयंस का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, वही पोटेशियम आयन का कंसंट्रेशन बाहर क्या होता है, कम होता है। कहाँ पे, ECF में, दैट इज एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। ठीक, सोडियम आयंस क्या होते हैं, इम्परमिएबल होते हैं, इसलिए जो सोडियम आयन का कंसंट्रेशन हमें बाहर अधिक देखने को मिलता है, दैट इज ECF में। ठीक है, उन्हीं सोडियम आयन का कंसंट्रेशन जो ICF में क्या होता है, कम होता है। ठीक, आप देख रहे होंगे यहाँ मैंने करीब 5-6 बनाए हैं सोडियम आयंस, और यहाँ कितने बनाए हैं, 3 ही बनाए हैं, जबकि यहाँ पोटेशियम आयन मैंने ज़्यादा बनाए हैं और बाहर मैंने पोटेशियम आयन क्या किए, कम बनाए हैं। उसी तरीके से जो ये मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन में क्या होता है कि जो नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स होते हैं उनके लिए क्या होता है, ये इम्परमिएबल होता है। इसका मतलब जो हमारे नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स होते हैं वो इस ICF को छोड़ के ECF में नहीं जा सकते। जब वो इस ICF को छोड़ के ECF में नहीं जाएंगे तो इसका मतलब जो नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स है उनका भी कंसंट्रेशन हमारा एक्सोप्लाज्म में क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो अभी तक हमने क्या देखा, अभी मैंने आपसे केवल इतनी बात की, जो हमारा एक्सोनल मेम्ब्रेन होता है वो पोटेशियम आयन के लिए क्या होता है, फुल्ली परमिएबल होता है, जबकि सोडियम आयन और जो नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स होते हैं उनके लिए क्या होता है, इम्परमिएबल होता है। इसका मतलब ये है जो एक्सोप्लाज्म में हमारा पोटेशियम और जो नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स होते हैं उनका कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, जबकि जो हमारा सोडियम आयंस का कंसंट्रेशन क्या होता है, कम होता है। ठीक है, तो जो हमारा ICF होता है दैट इज़ द एक्सोप्लाज्म होता है, वहाँ पे हम देख रहे हैं जो पोटेशियम आयन का कंसंट्रेशन क्या होता है, ज़्यादा होता है, और जो नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स का भी कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, जबकि सोडियम क्या होते हैं, कम होते हैं। उसी तरीके से ECF की अगर हम बात करें, इस एरिया की अगर हम बात करें, तो वहाँ पे पोटेशियम आयन का कंसंट्रेशन
कम होता है, नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स का भी कंसंट्रेशन कम होता है, जबकि सोडियम आयन का कंसंट्रेशन क्या होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारा एक्सटर्नल मेम्ब्रेन्स होते हैं उस पर 3 तरीके के चैनल्स पाए जाते हैं। एक होता है सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप, जो कि ये वाला चैनल है, इसका नाम क्या है, सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप। और जो ये चैनल है, ये दोनों, इसमें से एक है सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल और ये है पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल। पोटेशियम दैट इज K प्लस वोल्टेज गेटेड चैनल। ठीक है, तो 3 तरीके के आपको चैनल दिख रहे हैं। एक होता है सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप और सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल और पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल। ठीक है, अगर कहीं भी पंप आता है, पंप का मतलब होता है ये एक्टिवली ट्रांसमिट होता है, मतलब ये एक्टिवली वर्क करता है, मतलब इसको वर्क करने के लिए इस पंप को एटीपी की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, जबकि अगर कहीं चैनल टर्म यूज होता है, उसका मतलब ये होता है वहाँ पे पैसिवली काम होता है, मतलब वहाँ पे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग काम होता है। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है कि जो कंसंट्रेशन का डिफरेंस आता है। ठीक है, जैसे आप देख रहे होंगे कि यहाँ जो एक्सोप्लाज्म है, यहाँ पे पोटेशियम बहुत ज़्यादा मिलेगा, जबकि यही बाहर हमें सोडियम ज़्यादा मिलेगा। ठीक, मतलब बाहर सोडियम ज़्यादा मिलेगा और पोटेशियम कम मिलेगा। ठीक है, जबकि अगर हम एक्सोप्लाज्म में देखें तो हमें पोटेशियम ज़्यादा मिलेगा और सोडियम क्या मिलेगा, कम मिलेगा। इसका मतलब, जबकि ये जो मेम्ब्रेन है हमारा, ये क्या होता है, सोडियम के लिए इम्परमिएबल होता है, पोटेशियम के लिए क्या होता है, परमिएबल होता है। इसका मतलब पोटेशियम अंदर से बाहर जा सकता है, एक्सोप्लाज्म से ईसीएफ के साइड जा सकता है। तो पोटेशियम आयन का क्या होता है, पैसिवली क्या होता है, डिफ्यूजन भी होता है। ठीक है, जैसे क्या होता है कि जो पोटेशियम आयन होता है वो क्या होता है, इनका पैसिवली डिफ्यूजन भी होता है। ठीक, ये जो आपको एरो दिख रहा है, ये एरो है पैसिवली डिफ्यूजन ऑफ पोटेशियम आयन। ठीक है, ये क्या है, पैसिवली डिफ्यूजन ऑफ पोटेशियम आयन अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। इतनी बात समझ में आई। तो जो हमारे एक्सटर्नल मेम्ब्रेन्स होते हैं उसमें 4 तरीके के ट्रांसपोर्ट्स आपको मिले। पहला है सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप, जो कि एक्टिवली काम करता है, जिनको काम करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। दूसरा होता है सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल और तीसरा क्या है, पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल। नंबर 2 और नंबर 3 को किसी भी तरीके की एनर्जी के रिक्वायरमेंट्स नहीं होते हैं, ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, काम करते हैं। ठीक है, चौथा मैंने क्या होता है, पैसिवली डिफ्यूजन ऑफ पोटेशियम आयन। क्यों, क्योंकि ये हमारे क्या होते हैं कि परमिएबल होते हैं एक्सटर्नल मेम्ब्रेन्स को, इसलिए ये अंदर से बाहर साइड ट्रांसमिट हो सकते हैं। लेकिन सोडियम के लिए पैसिवली डिफ्यूजन क्यों नहीं होता, क्योंकि जो हमारा एक्सोलेमा होता है दैट इज इम्परमिएबल टू द सोडियम आयन। तो अभी मैंने आपसे क्या बात की कि हमारे पास 3 तरीके के ट्रांसपोर्ट सिस्टम होते हैं। एक होता है पंप, 2 होता है चैनल्स। पंप पे हमारे पास होता है सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप, जिसको काम करने के लिए एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है। जबकि जो हमारे पास चैनल्स होते हैं उनको वर्क करने के लिए किसी तरीके की एटीपी की रिक्वायरमेंट्स नहीं होती है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप है। तो यहाँ पे एनर्जी रिक्वायरमेंट क्या होती है और वो किस फॉर्म में होती है, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। जबकि जो हमारे सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स और जो पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स हैं, ये क्या होते हैं, दे वर्क पैसिवली, सो दे डोंट रिक्वायर क्या, एटीपीएस फॉर देयर फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे एटीपी की रिक्वायरमेंट्स क्या होती है, नहीं होती है। अगर हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो जो हमारा सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप है ये एक्टिवली वर्क करता है, मतलब ये अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट काम करेगा। मतलब कि हमारा जो एक्सटर्नल मेम्ब्रेन्स है, यहाँ पे क्या था कि पोटेशियम का कंसंट्रेशन ज़्यादा था और यहाँ पे पोटेशियम का कंसंट्रेशन कम था। यहाँ पे सोडियम का कंसंट्रेशन ज़्यादा था जबकि यहाँ पे सोडियम का कंसंट्रेशन कम था। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये जो हमारा सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप है वो क्या करेगा, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट काम करेगा। ये क्या है, ये है सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप। ठीक, और ये क्या करता है, ये अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एक्ट करता है। तो
अंदर क्या होता है, पोटेशियम का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, बाहर पोटेशियम का कंसंट्रेशन कम है। तो ये क्या करता है, पोटेशियम को कम कंसंट्रेशन से मतलब लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन क्या करता है, ट्रांसमिट करता है। ठीक है, मतलब ये पोटेशियम को कहाँ से, ECF से ICF की तरफ लेके आएगा। ठीक, जबकि सोडियम आयंस का कंसंट्रेशन बाहर ज़्यादा है, अंदर कम है, तो ये अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट काम करेगा। मतलब जो हमारा सोडियम आयंस है वो ICF से ECF में जाएगा, एक्सोप्लाज्म से ECF में जाएगा। तो सोडियम आयन क्या होता है, बाहर की तरफ मूव करता है। ठीक है, तो ये कुछ अमाउंट में सोडियम और पोटेशियम आयन को ट्रांसमिट करते हैं। ठीक, अगर ये 3 सोडियम आयंस को ट्रांसपोर्ट करता है आउटसाइड ऑफ द सेल्स, इसके साथ ही ये 2 पोटेशियम आयन को ट्रांसपोर्ट करता है इनसाइड द सेल्स। तो यहाँ पे 3 सोडियम हो जाएगा, यहाँ पे 2 पोटेशियम हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें सोडियम पोटेशियम ATPase पंप की, तो क्या करता है, पुश 3 सोडियम आउट एंड पुश 2 पोटेशियम इन द सेल। ठीक है, ओके ठीक। और जो हमारा सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल है, मैंने पहले ही बताया, इसको वर्क करने के लिए किसी तरीके की क्या होती है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो जब ये चैनल ओपन होता है तो क्या करता है, ये पैसिवली वर्क करता है, अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट काम करता है। तो ये सोडियम आयंस के लिए इसका मतलब ये क्या करता है, सोडियम आयन को ट्रांसपोर्ट कराएगा। अब सोडियम आयन का कंसंट्रेशन बाहर ज़्यादा है, अंदर कम है, इसका मतलब जो सोडियम आयन का जो ट्रांसपोर्ट है वो बाहर से अंदर की तरफ होगा, ECF से ICF की तरफ होगा, या ECF से एक्सोप्लाज्म की तरफ होगा। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, इनफ्लक्स। इन का मतलब अंदर, फ्लक्स का मतलब ट्रांसपोर्ट। तो ये जो हमारा सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल है, यहाँ पे क्या होगा कि जो सोडियम का ट्रांसपोर्ट कहाँ होगा, इनसाइड द सेल होगा। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इनफ्लक्स ऑफ सोडियम आयन। तो जो सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स का जो फंक्शन होता है, क्या होता है, इनफ्लक्स ऑफ द सोडियम आयन, और इनके लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। मतलब ये जो वर्क करते हैं, कैसे वर्क करते हैं, पैसिवली वर्क करते हैं। ठीक है, पैसिवली वर्क करने का सीधा सा मतलब है अकॉर्डिंग टू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। एक्टिवली वर्क करने का सीधा सा मतलब क्या होता है, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। मतलब जो सोडियम पोटेशियम ATPase पंप ने जो काम किया है वो क्या है, अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, पंप है, और जो चैनल्स होते हैं वो क्या करते हैं, पैसिवली काम करते हैं। मतलब जो सोडियम और पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स हैं, दे वर्क क्या, दे वर्क according to concentration gradient, according to concentration gradient। ठीक है, तो जो सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल का सीधा सा काम है क्या, इनफ्लक्स ऑफ सोडियम आयन, दैट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ सोडियम आयंस फ्रॉम द ECF टू एक्सोप्लाज्म। ठीक, उसी तरीके से जब हमारा पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन होता है तो क्या होता है, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन पोटेशियम का क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है। अब हायर कंसंट्रेशन कहाँ पे होता है, इनसाइड द सेल, दैट इज इनसाइड द एक्सोप्लाज्म। ठीक है, जबकि जो लोअर कंसंट्रेशन कहाँ होता है पोटेशियम आयन का, दैट इज द ECF में। तो जो पोटेशियम आयन का ट्रांसफर है वो कहाँ से होगा, एक्सोप्लाज्म से ECF में, दैट इज ICF से ECF में। तो मतलब जो पोटेशियम आयन क्या होगा, आउटसाइड द सेल्स क्या होगा, ट्रांसपोर्ट होगा। इसका मतलब जो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है वो क्या होता है, इफ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयन। ठीक है, तो हमारे पास जनरल बातचीत में मैंने आपको ये बताया कि हमारे पास 3 तरीके के चैनल्स होते हैं, सोडियम पोटेशियम ATPase पंप, और सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स, और पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स। जो सोडियम पोटेशियम ATPase पंप है, ये क्या करता है, इट ट्रांसपोर्ट 3 सोडियम आउटसाइड द सेल्स एंड ट्रांसपोर्ट 2 पोटेशियम आयन इनसाइड द सेल्स। ठीक है, इतनी बात है। जो हमारा सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स होता है वो क्या करता है, इन्फ्लक्स ऑफ द सोडियम आयन कराता है। मतलब जो हमारा जो सोडियम आयंस होता है वो बाहर से अंदर की तरफ ट्रांसमिट होता है। ठीक, इसके साथ ही साथ जो हमारे पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स होते हैं वो क्या करते हैं, इफ्लक्स ऑफ द पोटेशियम आयंस को ICF से ECF की ओर ट्रांसपोर्ट करते हैं, या एक्सोप्लाज्म से ECF की ओर ट्रांसपोर्ट करते हैं। ठीक है, इतनी बात। इसमें जो सबसे पहली स्टेट आती है वो आती है रेस्टिंग स्टेट। ठीक है, रेस्टिंग स्टेट का सीधा सा मतलब होता है जब हमारे न्यूरॉन्स को, जब हमारे एक्सॉन्स को किसी तरीके का इम्पल्स नहीं मिला है, तब उस कंडीशन में क्या होता है, जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम वर्क करता है वो होता है सोडियम पोटेशियम ATPase पंप। तो सोडियम पोटेशियम ATPase पंप क्या करता है, वो 3 सोडियम आयन को ट्रांसपोर्ट करता है आउटसाइड द सेल्स, जबकि 2 पोटेशियम आयन को ट्रांसपोर्ट करता है इनसाइड द सेल्स। इसके रिजल्ट में हमें क्या मिलता है कि जो नेट पॉजिटिव चार्ज है वो क्या होता है, आउटसाइड द मेम्ब्रेन ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, जैसे आप ये देख रहे होंगे, ये सोडियम पोटेशियम ATPase पंप है, ये क्या करेगा, ये 3 सोडियम आयन को ट्रांसपोर्ट कर रहा है आउटसाइड द सेल्स,
और साथ साथ 2 पोटेशियम आयन को इनसाइड द सेल्स, और ये क्या है, एक्सोप्लाज्म है। ठीक है, तो 3 पॉजिटिव आयन का बाहर ट्रांसफर होगा, 2 पॉजिटिव आयन का दो पॉजिटिव आयन का अंदर ट्रांसफर होगा। इससे क्या होता है कि जो बाहर का जो मेम्ब्रेन है वहाँ क्या हो जाएगा, पूरा पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। मतलब ये जो बाहर साइड है, आउटसाइड द एक्सोनल मेम्ब्रेन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, जबकि अंदर क्या हो जाएगा, निगेटिव। एक्चुअली में ये निगेटिव नहीं है, एक्चुअली में क्या होता है कि जो नेट ट्रांसफर ऑफ पॉजिटिव चार्ज है वो बाहर की तरफ हुआ है, तो बाहर की कंपैरिजन में जो अंदर वाला है वो क्या हो जाएगा, लेस पॉजिटिव हो जाएगा। इसकी वजह से हमने इसको क्या दिया है, निगेटिव दिया है। ठीक है, तो ये प्लस माइनस का क्या हो गया, डिफरेंस आ जाता है कहाँ पे, एक्सोनल मेम्ब्रेन पे। इस प्लस माइनस के डिफरेंस की वजह से एक पोटेंशियल जनरेट होता है, और ये जो पोटेंशियल जनरेट होता है इस पोटेंशियल को हम लोग कहते हैं RMP। RMP का मतलब होता है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। तो सीधी बात, नो बकवास, जब हमारा न्यूरॉन किसी भी तरीके का नर्व का कंडक्शन नहीं कर रहा है, उस टाइम क्या होता है, जो पंप हमारा एक्टिवेट होता है, जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम हमारा काम करता है वो होता है सोडियम पोटेशियम ATPase पंप। वो करता क्या है, 3 सोडियम आयंस का ट्रांसपोर्ट करता है आउटसाइड द सेल, और 2 पोटेशियम आयन का ट्रांसपोर्ट करता है इनसाइड द सेल। इसके रिजल्ट में क्या होता है, जो नेट पॉजिटिव चार्ज कहाँ होता है, आउटसाइड द एक्सोनल मेम्ब्रेन, जिसकी वजह से क्या होता है, एक पोटेंशियल जनरेट होती है, एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होती है। उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। और इस स्टेट को हम लोग क्या कहते हैं, रेस्टिंग स्टेट, या इसका दूसरा नाम क्या है, पोलराइज्ड स्टेट। क्या है ये, पोलराइज्ड स्टेट। ठीक है, रेस्टिंग स्टेट या पोलराइज्ड स्टेट, दैट इज ड्यू टू सोडियम पोटेशियम ATPase पंप। और जो इस पोटेंशियल की जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो कितनी होती है, -70 मिली वोल्ट, -70 मिली वोल्ट। ठीक है, तो मैंने क्या बात की, जो हमारा रेस्टिंग स्टेट होता है व्हेन न्यूरॉन इज नॉट कंडक्टिंग इम्पल्स, जब किसी तरीके का इम्पल्स का ट्रांसमिट ना हो रहा हो। साथ ही साथ जो रेस्टिंग स्टेट होता है, इट इज मेंटेन्ड बाय द सोडियम पोटेशियम ATPase पंप। बिल्कुल सही। तो ये करता क्या है, इट कॉज ट्रांसपोर्ट ऑफ 3 सोडियम आउटसाइड द सेल्स एंड 2 पोटेशियम इनसाइड द सेल्स। ये ट्रांसपोर्ट होने की वजह से क्या होता है, जनरेशन ऑफ नेट पॉजिटिव चार्ज आउटसाइड द सेल्स, जिसकी वजह से एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है, जिसको हम लोग कहते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल्स। और उसकी नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है, -70 मिली वोल्ट। ठीक है, जब ये रेस्टिंग स्टेट चलता रहता है तो उस टाइम सोडियम पोटेशियम ATPase पंप काम करता है, जबकि जो चैनल्स है हमारे, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स एंड द पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल, दे रिमेन क्लोज। ठीक है, वो काम नहीं करते, वो ओपन नहीं होते, वो क्या होते हैं, क्लोज होते हैं। स्टेट का मतलब होता है कि एक्सॉन को कुछ मिल गया है, मतलब एक्सॉन को क्या मिल गया, स्टिमुलस मिल गया है। ठीक है, जब एक्सॉन को स्टिमुलस मिल जाता है तो उस टाइम क्या होता है, जो हमारा सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल पहले बंद था रेस्टिंग स्टेट में, जो वहाँ पहले क्लोज था, वो अब क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। उसके ओपन होने की वजह से क्या होता है, रैपिड इन्फ्लक्स ऑफ क्या होता है, सोडियम आयन बहुत तेजी के साथ एक्सोप्लाज्म के अंदर आता है। जितनी तेजी के साथ वो एक्सोप्लाज्म के अंदर आता है, उससे क्या होता है, जो हमारा इनर सरफेस ऑफ एक्सोनल मेम्ब्रेन में, जो हमारा इनर सरफेस में यहाँ पहले निगेटिव चार्ज रहता है, लगातार सोडियम आयन के अंदर आने से क्या होता है, यहाँ की जो साइट होती है वो क्या होती है, पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है। इसकी वजह से क्या होता है, जो पहले हमारा पोलराइज स्टेट था उसका क्या हो जाता है, रिवर्सल, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डीपोलराइजेशन। मतलब जो पहले मेम्ब्रेन की कंडीशन थी, बाहर पॉजिटिव अंदर निगेटिव, अब क्या हो जाएगा, ड्यू टू रैपिड इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम आयन, अंदर पॉजिटिव हो जाएगा और बाहर क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। इसको बोलते हैं रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी या डीपोलराइजेशन। ठीक है, तो इस कंडीशन में जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है, जिसमें जो इनर सरफेस है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, जबकि जो बाहर वाला सरफेस है वो निगेटिवली चार्ज होता है, उसको हम लोग बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल, और सही मायने में ये क्या होता है, नर्व इम्पल्स। ठीक है, तो ये जो हमारा एक्साइटिंग स्टेट है या जो हमारा डीपोलराइजिंग स्टेट है, ये मेंटेन होता है किससे, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल से। किससे होता है मेंटेन, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल से। ठीक है, अभी कुछ भी नहीं होता यहाँ पे, क्या होता है, जैसे ही हमारा कोई स्टिमुलस हमारा पॉइंट ए पे आता है, पॉइंट ए पे आने की वजह से क्या होता है, जो सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल है वो क्या हो जाता है, ओपनिंग। जैसे ही उसकी ओपनिंग होती है, उस ओपनिंग होने की वजह से क्या होता है, रैपिड इन्फ्लक्स ऑफ क्या, सोडियम आयन। सोडियम आयन का रैपिड क्या होता है, इन्फ्लक्स होता है। उस इन्फ्लक्स होने की वजह से जो अंदर का साइड है वो क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, और जो बाहर का साइड क्या होता है, निगेटिव चार्ज हो जाता है। ठीक है, जबकि साइड में जिस तरीके से पहले हमारा रेस्टिंग कंडीशन में था, उसी तरीके से
रहता है। ठीक, तो आप देख रहे होंगे कि जैसे ही साइड ए पे स्टिमुलस आया उसकी वजह से क्या होता है, ओपनिंग ऑफ सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल, तो इन्फ्लक्स ऑफ क्या हुआ, सोडियम आयन, जिसकी वजह से क्या होता है, जो अंदर के जो हमारा इनर सरफेस ऑफ एक्सॉन है वो क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, और जो बाहरी सरफेस वो क्या हो जाता है, निगेटिवली चार्ज हो जाता है। तो आप देख रहे होंगे कि एक सर्किट बन गई जिसकी वजह से जो, अगर आप इसको पॉइंट बी मान रहे हो और इसको आप पॉइंट ए मान रहे हो, तो आप देख रहे हो कि जो करंट का ट्रांसमिशन आपने पढ़ा है फिजिक्स में कि पॉजिटिव चार्ज से निगेटिव चार्ज की तरफ होता है, तो इनर सरफेस में जो करंट का ट्रांसमिशन है वो कैसे होता है, फ्रॉम ए टू बी, जबकि आउटर सरफेस में कैसे होता है, फ्रॉम बी टू ए। तो इस तरीके से जो हमारा इम्पल्स वो क्या होता है, एक्सॉन में आगे की तरफ ट्रांसमिट होता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें जो करंट है ना, करंट ऑन इनर सरफेस, अगर हम करंट ऑन मतलब इनर सरफेस बात करें तो कहाँ होता है, ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी। अगर यही करंट हम बात करें आउटर सरफेस में, करंट ऑन आउटर सरफेस, तो ये कहाँ से कहाँ तक होता है, फ्रॉम बी टू ए। ये आपका एनसीईआरटी का है पूरा। ठीक है, तो जो हमारा एक्साइटिंग स्टेट है दैट इज मेंटेन्ड बाय द सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल। रेस्टिंग स्टेट में ये चैनल क्लोज रहता है, लेकिन जैसे ही कोई स्टिमुलस आता है एक्सॉन पे ये एक्साइट हो जाता है, ये ओपन हो जाता है। इसके ओपन होने की वजह से रैपिड इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम आयंस होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी एट साइड ए, मतलब इस साइड पे ए पे आप देख रहे होंगे जो पहले अंदर नेगेटिव था वो क्या हो गया, पॉजिटिव। इसी को बोलते हैं रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी। इस रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी होने की वजह से क्या होता है, जो आउटर सरफेस होता है बिकम नेगेटिव, जबकि जो इनर सरफेस होता है वो क्या हो जाता है, पॉजिटिव। जिसकी वजह से जो मेम्ब्रेन हमारी पहले रेस्टिंग स्टेट में पोलराइज्ड थी, जहाँ पे हम लोग जो पोटेंशियल की बात कर रहे थे, कह रहे थे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, जिसकी वैल्यू -70 मिली वोल्ट थी, अब वो क्या हो जाती है, डीपोलराइज हो जाती है। इसको कहते हैं डीपोलराइजेशन ऑफ मेम्ब्रेन। इस डीपोलराइजेशन ऑफ मेम्ब्रेन की वजह से अंदर पॉजिटिव चार्ज आता है और बाहर क्या आता है, निगेटिव, और ये एक पोटेंशियल जनरेट होता है। इस पोटेंशियल को हम लोग क्या कहते हैं, एक्शन पोटेंशियल कहते हैं, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, नर्व इम्पल्स कहते हैं। और जो इस एक्शन पोटेंशियल की जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो कितना होती है, +30 मिली वोल्ट। ठीक है, तो अगर हम इसके बारे में बात करें, जो हमारा एक्शन पोटेंशियल आया है इसकी जो नॉर्मल वैल्यू होती है, इसकी जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो होती है +30 मिली वोल्ट। प्लस इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो अंदर का साइड है वो क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया है। वहाँ पे -70 इसलिए बोल रहे थे रेस्टिंग स्टेट में, क्योंकि जो अंदर का साइड है, जो इनर साइड ऑफ एक्सॉन मेम्ब्रेन, वहाँ पे क्या था, नेगेटिव था, इसलिए उसकी वैल्यू थी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की -70 मिली वोल्ट। जबकि जो हमारा एक्शन पोटेंशियल है उस केस में उसकी वैल्यू कितनी आती है, +30 मिली वोल्ट। तो एक्साइटेटरी स्टेट के बारे में बात करने के बाद अब हम बात करेंगे क्या, स्टेट ऑफ रीपोलराइजेशन, या इसको हम लोग कहते हैं रिस्टोरिंग ऑफ द रेस्टिंग पोटेंशियल। तो जैसे ही हमारा सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन हुआ था, जिसकी वजह से रैपिड इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम आयन हुआ था, जिसकी वजह से एक्शन पोटेंशियल हमारा जनरेट हुआ था, तो वो केवल फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए होता है, कुछ ही टाइम के लिए होता है। उसके जस्ट बाद क्या होता है, वो चैनल क्लोज हो जाता है, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल क्लोज हो जाता है, और क्या ओपन होता है, पोटेशियम आयन। पोटेशियम आयन के ओपन होने से क्या होता है, रैपिड इन्फ्लक्स ऑफ क्या होता है, पोटेशियम आयन। पोटेशियम आयन कहाँ जाता है, आउटसाइड ऑफ द सेल जाता है। जब आउटसाइड ऑफ द सेल जाता है मतलब पॉजिटिव चार्ज जो हमारा सेल के बाहर जा रहा है, इसका मतलब जो अंदर हमारा पॉजिटिव चार्ज हुआ है किसकी वजह से, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल की वजह से, वो अब क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। जैसे जैसे पोटेशियम हमारा बाहर जाता जाएगा वैसे वैसे जो अंदर के साइड है वो क्या हो जाएगा, फिर से निगेटिव हो जाएगा, और जो बाहर का साइड है फिर से क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ये फिर से निगेटिव हो गया और बाहर का साइड फिर से क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। जो कंडीशन पहले थी वही कंडीशन अब मिल गई। पहले कंडीशन कौन सी थी, पहले कंडीशन थी रेस्टिंग स्टेट की, जब किसी भी तरीके का न्यूरॉन का कंडक्शन नहीं हो रहा था, किसी भी तरीके का इम्पल्स का कंडक्शन नहीं हो रहा था, तो पोटेशियम चैनल्स के ओपन होने से फिर से वही स्टेट हमें मिल गई। इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं रिस्टोरिंग ऑफ रेस्टिंग पोटेंशियल। ठीक है, और आप देख रहे होंगे कि ये जो पहले स्टेट था ये क्या था, पोलराइज स्टेट था, लेकिन एक्शन पोटेंशियल के आने से ये डीपोलराइज हो गया था। लेकिन पोटेशियम चैनल्स के ओपन होने से ये फिर से क्या हो गया, पोलराइज हो गया। तो इस प्रोसेस को हम लोग और क्या बोलते हैं, रीपोलराइजेशन, और इस स्टेट को क्या बोलते हैं, रीपोलराइजेशन स्टेट। तो जो रीपोलराइजेशन स्टेट होता है इट्स ऑल अबाउट द क्या,
पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल, इट इज मेंटेन्ड बाय द पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल। होता क्या है कि आफ्टर क्लोजर ऑफ द सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल, जैसे ही सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल हमारा बंद होता है उसके बाद हमारा ओपनिंग ऑफ क्या होता है, पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल, जिसकी वजह से जो पोटेशियम आयंस होते हैं वो आउटसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं, जिसकी वजह से जो इनर सरफेस होता है वो अगेन क्या होता है, नेगेटिव हो जाता है, और आउटर सरफेस क्या होता है, अगेन क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है, जिसकी वजह से जो रेस्टिंग पोटेंशियल है हमारा वो फिर से हमारा रीस्टोर होता है। जो पहले रेस्टिंग पोटेंशियल हुआ करता था -70, वहीं पे हम लोग फिर से आ जाते हैं, इसलिए इसको कहते हैं रेस्टिंग ऑफ द रीस्टोरिंग ऑफ द रेस्टिंग पोटेंशियल, और इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं रीपोलराइजेशन। ठीक है, तो मैंने अभी कंडक्शन में आपको 3 स्टेप बताया। एक बताया सबसे पहले रेस्टिंग, जब किसी तरीके का इम्पल्स का ट्रांसफर नहीं हो रहा था, और वो कौन मेंटेन कर रहा था, मेंटेन कर रहा था सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप। दूसरा स्टेज आया स्टेज ऑफ डीपोलराइजेशन, और वो कौन मेंटेन कर रहा था, दैट इज मेंटेन बाय द सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल बाय रैपिड इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम आयन विच जनरेट एक्शन पोटेंशियल। ठीक है, थर्ड स्टेज इज द रिपोलराइजेशन, या इसको कहते हैं रिस्टोरिंग ऑफ रेस्टिंग पोटेंशियल मेंटेन बाय द पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स बाय इफ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयन विच अगेन रिटेन द क्या, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ठीक है, तो इट्स, तो अब हम आपसे बात करेंगे पोटेंशियल कर्व के बारे में। ठीक, तो ये आप देख रहे हैं पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, पॉइंट सी है, पॉइंट डी है। पॉइंट ए पे क्या है, जो पोटेंशियल हमारा कितना है, -70 मिली वोल्ट है। ठीक है, ये जो वाई एक्सिस पे हमारा पोटेंशियल है, तो जो पॉइंट ए पे जो पोटेंशियल है वो क्या है, -70 मिली वोल्ट है। मतलब जो पॉइंट ए है वो क्या है, हमारा रेस्टिंग स्टेट है। क्या है वो, रेस्टिंग स्टेट। ठीक है, मतलब जो पॉइंट ए पे कौन सा हमारा ट्रांसपोर्ट चैनल जो हमारा ओपन रहता है, दैट इज फंक्शनिंग, वहाँ पे किसकी होती रहती है, तो फंक्शनिंग ऑफ क्या, सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप की, क्योंकि इसी पंप के एक्टिव होने की वजह से हमें रेस्टिंग स्टेट मिलता है, क्योंकि ये 3 सोडियम को बाहर ट्रांसफर करता है और 2 पोटेशियम को सेल के अंदर। जब हम बी की बात करते हैं तो आप देख रहे हैं वहाँ पे +30 मिली वोल्ट का पोटेंशियल है, और जो बी होता है ये क्या है, हमारा एक्शन पोटेंशियल है। ये क्या है, एक्शन पोटेंशियल है। ठीक, और जो ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट किसकी वजह से होता है, ये जनरेट होता है ड्यू टू ओपनिंग ऑफ, बहुत सिंपल है, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल। ठीक है, आप देख रहे होंगे ये पॉइंट सी है, तो ये जो पॉइंट सी है, ये पॉइंट सी देख रहे होंगे, अगेन जो हमारा पोटेंशियल कितना हो गया, -70 मिली वोल्ट, मतलब रीस्टोरिंग ऑफ द क्या, रेस्टिंग पोटेंशियल। ये रेस्टिंग पोटेंशियल था, एक्शन में गया, फिर से क्या आ गया, रेस्टिंग आ गया, इसको कहते हैं रीस्टोरिंग ऑफ रेस्टिंग पोटेंशियल। तो जो रीस्टोरिंग ऑफ रेस्टिंग पोटेंशियल होता है, ये किसकी वजह से होता है, जो पॉइंट सी है, दैट इज ड्यू टू ओपनिंग ऑफ, जो हमारा पॉइंट सी होता है वो क्या होता है, ड्यू टू ओपनिंग ऑफ पोटेशियम चैनल। ठीक, तो पॉइंट ए पे क्या होता है हमारा, जो पॉइंट ए अटेन होता है वो किसकी वजह से होता है, ड्यू टू फंक्शनिंग ऑफ सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप। अब पॉइंट ए से बी तक जाने में, ठीक है, ये ए से बी तक जाने में, जिसको हम कहेंगे ए बी, ये ए बी क्या होता है पूरा, ये ए बी पूरा होता है डीपोलराइजेशन। क्या होता है, ये डीपोलराइजेशन। ठीक है, और जो ये डीपोलराइजेशन होता है ये किसकी वजह से होता है, ड्यू टू ओपनिंग ऑफ द सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल। मतलब जो हमें बी मिला है वो मिला है ड्यू टू ओपनिंग ऑफ द सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल। अब बी से जब सी तक आते हैं, जब बी से सी तक आते हैं, दैट इज बी सी, ये क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं रीपोलराइजेशन, दैट इज रीपोलराइजेशन। ठीक है, और जो ये रीपोलराइजेशन होता है ये किसकी वजह से होता है, ड्यू टू ओपनिंग ऑफ द पोटेशियम चैनल। मतलब ए बी जो होता है दैट इज ड्यू टू सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल, और जो हमारा बी सी होता है दैट इज ड्यू टू पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल। आप देख रहे होंगे सी के बाद क्या होता है, जो पोटेंशियल है थोड़ा सा और निगेटिव चला जाता है। मतलब जब हमारा पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल हमारा ओपन होता है इन द केस ऑफ रिपोलराइजेशन, तो वो इफ्लक्स ऑफ सोडियम कराता है, सॉरी इफ्लक्स ऑफ पोटेशियम कराता है। तो वो इफ्लक्स ऑफ पोटेशियम इतना करा देता है कि वो -70 से और ज़्यादा निगेटिव हो जाता है। इस स्टेट को हम लोग बोलते हैं हाइपर पोलराइजेशन। क्या बोलते हैं इसको, हाइपर पोलराइजेशन। तो जो CD होता है ये होता है हाइपर पोलराइजेशन, और ये CD किसकी वजह से है, ड्यू टू पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल, ड्यू टू पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल। ठीक है, तो जो हमारा ए था दैट इज ड्यू टू द सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप की वजह से हमें -70 मिली वोल्ट मिला था। जो ए बी है
जो -70 मिली वोल्ट पोटेंशियल वो कन्वर्ट किया है +30 मिली वोल्ट के पोटेंशियल में, दैट इज ड्यू टू द ओपनिंग ऑफ सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल प्रोसेस नोन बाय द डीपोलराइजेशन। ठीक, द स्टेट सी इज अटेंड बाय द ओपनिंग ऑफ पोटेशियम चैनल। ठीक है, और जो ये BC होता है दैट इज नोन एज द रीपोलराइजेशन, और जो ये CD होता है ये हमारा, इसको हम क्या कहते हैं, हाइपरपोलराइजेशन। तो जो ये AB होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, डीपोलराइजेशन, और जो BC होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, रीपोलराइजेशन, और जो CD होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, हाइपर पोलराइजेशन, हाइपर पोलराइजेशन। ओके, तो दैट्स ऑल। तो अब हम फाइनली आ गए हैं इस चैप्टर के कंक्लूजन पे। ठीक, तो एट द टाइम ऑफ द पोलराइजेशन कौन सा चैनल हमारा ओपन रहता है, दैट इज सोडियम पोटेशियम ATPase पंप। ये क्या रहता है, हमारा ओपन रहता है, और बाकी सारे दोनों चैनल्स क्या रहते हैं, क्लोज रहते हैं। ठीक है, और उस टाइम जो पोटेंशियल जनरेट होता है एट द टाइम ऑफ द पोलराइजेशन उसको हम लोग कहते हैं क्या, रेस्टिंग पोटेंशियल, और उसकी वैल्यू होती है -70 मिली वोल्ट। ठीक है, एट द टाइम ऑफ द डीपोलराइजेशन क्या होता है, जो सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल होता है वो क्या होता है, ओपन हो जाता है, और बाकी दोनों चैनल्स क्या रहते हैं, क्लोज रहते हैं। और वहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था, जो पोटेंशियल जनरेट होता है वो होता है एक्शन पोटेंशियल, उसकी वैल्यू कितनी होती है, +30 मिली वोल्ट। एट द टाइम ऑफ द रीपोलराइजेशन हम क्या कहते हैं, रीस्टोरिंग ऑफ द रेस्टिंग पोटेंशियल। रेस्टिंग पोटेंशियल था कितना, -70 मिली वोल्ट, तो उसका रीस्टोरिंग हो जाता है, इसलिए जो पोटेंशियल आता है एट द टाइम ऑफ रीपोलराइजेशन वो कितना होता है, -70 मिली वोल्ट। और वो किसकी वजह से होता है, वो होता है क्या, ड्यू टू ओपनिंग ऑफ द पोटेंशियल वोल्टेज गेटेड चैनल। मतलब ये चैनल क्या होता है, ओपन होता है, ये चैनल क्या होता है, क्लोज होता है। ठीक है, एट द टाइम ऑफ हाइपर पोलराइजेशन क्या होता है, ये भी ड्यू टू द ओपनिंग ऑफ द पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल। ठीक है, तो यहाँ पे ये चैनल्स क्या रहता है, ओपन हो जाता है, और ये चैनल्स क्या रहता है, क्लोज रहता है, और जो पोटेंशियल होता है वो और ज़्यादा निगेटिव में चली जाती है, वो -70 से और नीचे आ जाती है, और कितना रहता है, अप्रॉक्स -85 मिली वोल्ट। एट द टाइम ऑफ रीपोलराइजेशन और हाइपर पोलराइजेशन क्या होता है कि यहाँ पे रेस्टिंग मेम्ब्रेन जो हमारा है वो अटेन हो चुका है, जो कंडीशन रेस्टिंग स्टेट के टाइम थी वो कंडीशन अभी हमें मिल जाती है। तो इस स्टेट में क्या होता है, जो हमारा सोडियम पोटेशियम पंप है वो भी क्या रहता है, ओपन रहता है। ठीक है, लेकिन जो मेजर बातचीत है वो केवल इतनी है कि एट द टाइम ऑफ द पोलराइजेशन जो पंप काम करता है वो होता है सोडियम पोटेशियम ATPase पंप। एट द टाइम ऑफ द डीपोलराइजेशन जो पंप काम करता है, जो चैनल काम करता है वो होता है सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल। और एट द टाइम ऑफ रीपोलराइजेशन एंड हाइपरपोलराइजेशन किसका फंक्शन ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स का। ठीक है, तो इट्स ऑल अबाउट क्या, नर्व कंडक्शन। थैंक यू सो मच।